स्टाफ की ड्यूटी है कि जितना थर्ड क्लास फूड है यहाँ से उठवाएं। आपकी परमिट वाली शॉप के लिए ना फेयर प्राइस है। मैं ये भी गवर्नमेंट ने लगाया ना, इस पे ये लोगों के लुटेरों के हाथों लोगों को छोड़ दूं कि गवर्नमेंट यहाँ पे भी जवाब दे। बंदे बैठे हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं आपसे भी पहले दोस्तों तो आपका फर्ज है, आप तनख्वाह इस चीज की लेती हैं, मैं तनख्वाह इस चीज की नहीं लेती हूँ। आप लेती हैं कि यहाँ देखिए क्या गलत हो रहा है। तो मैडम इसको आराम से बात की जा सकती है। शदीद रश है, आप जरा देखिए। आप तो रश सबके लिए है, आपके लिए आप कोई आसमान से उतरी हुई है? बिल्कुल आसमान से नहीं उतरी। बाकियों के लिए रश नहीं है, आपको ज्यादा जान अजीज है, सबकी जान एक जैसी इम्पोर्टेंट है। आपकी हरकतें ही नहीं है ऐसी वाली, जिस ने आपको लगाया उससे पूछते हैं, तरीकाकारी नहीं है तुम्हारा, तुम VIP। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुश आमदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, आपने जो अभी वीडियो देखी जिसमें आपको फरदौस आशिक अवान जो कि स्पेशल असिस्टेंट हैं इंफॉर्मेशन के लिए, वो नज़र आ रही हैं। सियालकोट की एक तगड़ी सियासतदान है और अपने शहर में वो मौजूद वहाँ के रमज़ान बाज़ार में, इस रमज़ान बाज़ार की इस वीडियो को जो इस वक्त आप कह सकते हैं कि टॉक ऑफ दी टाउन है। फरदौस आशिक अवान बामुकाबला सोनिया सदफ। सवाल ये है कि इनमें से सच्चा कौन है, इनमें से झूठा कौन है, क्योंकि इस वक्त ये मामला सिर्फ एक छोटा सा झगड़े का नहीं रह गया, बल्कि ये एक मुल्की सतह पे आप ऐसा समझते हैं कि एक सियासी मामला बन चुका है। मैं इस वक्त देख रहा हूँ कि मरियम नवाज शरीफ इसमें एक्टिव हुई और अपोजिशन लीडर के तौर पे उन्होंने जो ट्वीट्स किए, उन्होंने फौरी तौर पर सोनिया सदफ की साइड लेना शुरू कर दी और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर उन्होंने जिम्मेदारी किस पर आयद की, हुकूमत पर आयद की। यानी कि जो मसला यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है, जो इस वीडियो में कहा जा रहा है कि यहाँ पर फल जो है मुनासिब नहीं है, गले सड़े हैं, अच्छे नहीं हैं, ये बेहतर होने चाहिए थे। तो उनका ये कहना है कि अगर कीमतें ज़्यादा हैं, अगर चीज़ें वहाँ पर नामुनासिब हैं, तो ये हुकूमती इक़दाम की वजह से है, हुकूमती पॉलिसियों की वजह से है। वो सोनिया सदफ जो कि असिस्टेंट कमिश्नर है सियालकोट की, उनकी सपोर्ट में सामने आई। आप सोशल मीडिया पर इस मामले को देख रहे हैं और इस हवाले से जो मुख्तलिफ किस्म के हैशटैग चल रहे हैं वो भी आपके सामने हैं। ट्रेंड्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी एक्टिव हैं, उनकी तरफ से ब्यूरोक्रेसी को अवामी नुमाइंदों के सामने जवाबदेह होने और काम करने के हवाले से जो टैग चलाया जा रहा है वो भी आपके सामने है। मैंने भी इसके ऊपर एक छोटा सा अपने जो हल्का अहबाब है जो ट्विटर पे, उससे मैंने एक छोटा सा इस पर पोल रखा, तो वहाँ पर जो स्पोर्ट सामने आई कि आप किसको दुरुस्त समझते हैं, जब ये पूछा गया तो वहाँ पर मेरे सामने 81% लोगों ने कहा कि वो सोनिया सदफ को सपोर्ट करते हैं। 19% सिर्फ ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि वो फरदौस आशिक अवान के साथ हैं। यहाँ पर बड़ी अहम जो है डिस्कशन शुरू हो चुकी है इस मामले के ऊपर। इस डिस्कशन का पहला एक पार्ट तो ये है कि ये जो कुछ हुआ उसकी वजूहात सियासी हैं। सोनिया सदफ जो कि असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उन्होंने जो रवैया इख्तियार किया, या फरदौस आशिक अवान साहिबा ने जो रवैया इख्तियार किया, उसके पीछे वजूहात ये हैं कि सोनिया सदफ की जो अपॉइंट करवाया गया था वो उस्मान डार साहब ने करवाया था और फरदौस आशिक अवान साहिबा इसमें बिल्कुल इसकी सपोर्ट में नहीं थी, उनकी मुखालफत कर रही थी, बल्कि उन्होंने जितने काम भेजे, जो सिफारिशें की, वो नहीं मानी गई सोनिया सदफ की तरफ से, बल्कि जो यहाँ पर सियालकोट में फरदौस आशिक अवान साहिबा के हामी थे, उनके जो चालान हुए, वो बहुत ज़्यादा जो चालान हुए वो फरदौस आशिक अवान साहिबा के सपोर्टर्स थे, उनको रिलीफ नहीं दिया गया, उनके चालान किए गए। इस वजह से फरदौस आशिक अवान जो थी वो इस पर गुस्से में थी, ये बात की जा रही है बहुत ज़्यादा। दूसरी बात ये कही जा रही है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वाकई फिरौन बन चुकी हुई है, इस वक्त किसी की सुनती नहीं है। आप ये ग्रेड 17 के असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, आप इनको बात कहने के लिए चले जाएं, आप इनसे कुछ काम करवाने के लिए चले जाएं तो ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। पुलिस का प्रोटोकॉल है, नीली बत्ती वाली गाड़ियां हैं, ये छोटे मोटे फिरौन बने हुए हैं। एक राय ये भी दी जा रही है और जब सबसे बड़ी राय दी जा रही है वो ये है कि ठीक है कोताही भी होगी, कमी भी होगी, लेकिन फरदौस आशिक अवान साहिबा ने जो कुछ वहां पर कहा, जिस तरह बेगैरत का लफ्ज इस्तेमाल किया, जिस तरह उन्होंने अपने एक रवैये का, एक हकमाना रवैये का इजहार किया, ये मुनासिब नहीं था। जब सोनिया सदफ ये कह रही है कि ये बात बैठकर हो सकती है,
और यकीनी तौर पे अगर एक असिस्टेंट कमिश्नर जो है जिसकी जिम्मेदारी ये है कि उसने एक बाजार, रमज़ान बाजार को लगवाना है, उसको मैनेज करवाना है, वहाँ पे बेहतरीन सहूलतें फराहम करनी है, उसके पास उसके लिए तमाम सरकारी वसाइल मौजूद हैं, अगर वो उसको परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो उसको एक शोकस नोटिस दिया जा सकता है और उससे जवाब तलबी की जा सकती है। और अगर आप किसी अफसर की परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं है तो आप हुक्मरान हैं, आप हाकिम हैं, आप लगाने वाले हैं, यानी कि आप पूछ रहे हैं कि तुम्हें किस बेगैरत ने लगाया है, आप खुद इसको जो है ट्रांसफर करवा सकते हैं, कह सकते हैं कि ये अफसर जो है ये परफॉर्म नहीं कर रहा। तो ये बड़ी एक अहम सूरत हाल बनी हुई है। ये इसमें हकायक हैं क्या? मैं समझता हूँ कि हम बुनियादी तौर पे जब देखते हैं चीफ सेक्रेटरी साहब के रिस्पांस को देखते हैं तो उससे लगता है कि शायद ब्यूरोक्रेसी जो एक तरफ खड़ी हो गई है, सियासी हुकूमत एक तरफ खड़ी हो गई है। जब हम इस पे पीएसपी अफसरान के देखते हैं, इसमें हम सीएसएस कर आने वाले डीएमजी ग्रुप को देखते हैं, उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैं जाके देखता हूं तो वहां पे एक मुख्तलिफ फिजा नजर आती है। तो लगता है कि एक बड़ी कोई और लड़ाई शुरू हो गई है। एक पॉलिटिकल लड़ाई है, मरियम नवाज हैं, पीटीआई है मुकाबले पे, एक लड़ाई वो है सियासी लोग हैं, उसके मुकाबले पे ब्यूरोक्रेसी है, अफसरशाही है, एक वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि फरदौस आशिक अवान साहब का रवैया जो है वो गलत था। इस पर हकायक हैं क्या? राजा साद सईद हमारे नुमाइंदा हैं लाहौर रंग के सियालकोट में और वहाँ पे कवरेज करते हैं, चीज़ों को करीब से देखते हैं। हम उनकी तरफ चलते हैं, राय साहब से दरख्वास्त करेंगे कि राय साहब जो हकायक हैं वो बताइए, ये हुआ क्या, ये मामला है क्या? जी बिल्कुल, कल जब डॉक्टर फरदौस आशिक अवान साहबा सस्ते रमजान बाजार के दौरे पर पहुंची हैं तो वहां पर उनके प्रोटोकॉल के लिए उनको खुशामदीद कहने के लिए एसी साहबा मौजूद नहीं थी। तो जी हाँ जी, मौका पर मौजूद नहीं थी। फिर उनको जब बुलवाया गया और उनके साथ उन्होंने मुख्तलिफ स्टॉल्स के दौरे किए हैं, चीनी के स्टॉल पर पहुंची हैं तो डॉक्टर फरदौस आशिक अवान साहबा ने कहा कि आप 1 किलो चीनी क्यों लोगों को दे रही हैं, जबकि हमारा तो पिछले हफ्ते ही ऐलान कर दिया गया था कि लोगों को 2 किलो चीनी दी जाएगी। तो इस पर एसी साहब ने कहा जी ये बात मेरे इल्म में नहीं है। इस पर डॉक्टर फरदौस आशिक अवान साहब ने कहा कि लोगों को अभी जो है ना 2 किलो चीनी जो है ना वो दी जाए। इसके बाद डॉक्टर साहब एक फ्रूट के वो स्टॉल पर पहुंची हैं तो वहां पर भी उन्होंने जब देखा कि यहाँ पर गैर मियारी फल फरोख्त हो रहे हैं तो उन्होंने अपने दाएं बाएं देखा तो मोहतरमा सोनिया सदर साहबा जो है ना वो पास मौजूद नहीं थी। उन्हें फिर बुलवाया गया, उन्हें कहा गया कि आप ये क्या कर रही हैं यहाँ पर, ये चेक नहीं कर रही आप। तो जिस पर वो दोनों के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। वैसे देखा जाए तो एसी सोनिया सदर साहबा जो है वो काफी मुतहरक अफीसर रही है सियालकोट में। इस वक्त वो एसओपी पर अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल का, राय साहब आप ये कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल का इशू बना, वहां पर मौजूद नहीं थी और उनको फिर बुलवाया गया टेलीफोन करके, ये फरदौस आशिक अवान साहबा की नाराजगी का एक वजह ये बनी। उसके बाद जब वो दोबारा फ्रूट के पर पहुंची है तो वहां पर भी वो उनके साथ मूव नहीं कर रही थी, वो इस वजह से भी बरहम हुई। आपने जो तहकीक की, जो मामला बना वो इस वजह से हुआ। ये आप बुनियादी तौर पे प्रोटोकॉल, एक बड़ी बात यहाँ पर जो है गर्दिश कर रही है कि उस्मान डार साहब ने लगाया हुआ है सोनिया साहिबा को और फरदौस आशिक अवान साहिबा के बंदों के चालान हो रहे हैं बहुत ज्यादा, वो सिफारिश करती हैं उसके बावजूद चालान हो जाते हैं। ये पीटीआई की इंटरनल पॉलिटिक्स और धड़ेबंदी और मुखालफत भी इसमें जो है एक बड़ी वजह है। जी बिल्कुल, इस वक्त पीटीआई जो शहर में 2 दौरों में तकसीम दिखाई दे रही है। अच्छा, एक दौरा उस्मान के साथ है और दूसरा दौरा जो है ना वो डॉक्टर फरदौस आशिक अवान के साथ है। फेसबुक देख रहे हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं, दोनों पर जो है ना दोनों कारकुनान आपस में बहस कर रहे हैं कि डॉक्टर साहबा ने अच्छा किया, दूसरी तरफ तब्दील आ रही है, मजम्मत आ रही है कि डॉक्टर साहबा का लहजा दुरुस्त नहीं था। सही, यानी कि इस वक्त पीटीआई उस्मान डार साहब जो है, ये बात दुरुस्त है कि उस्मान डार साहब जो है वो सोनिया सदफ के साथ खड़े हुए हैं, फरदौस आशिक अवान वो मुकाबले पे हैं। एक असिस्टेंट कमिश्नर, खातून असिस्टेंट कमिश्नर की वजह से इस वक्त पीटीआई सियालकोट भी 2 हिस्सों में तकसीम है। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त पीटीआई 2 दौरों में तकसीम है। सही 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 सही। तो अब क्या इसको मैं इसको जो देख रहा हूँ वो ये समझ आ रही है कि एक सियासी वजह भी इसमें है और मैं इसको इसके साथ ये भी देख रहा हूँ कि नाजरीन यहाँ पर दूसरी जो है वो वजह कुछ और भी हैं, इसमें वजूहात और भी हैं, प्रोटोकॉल की वजूहात भी हैं, सियासी वजूहात भी हैं, वो सब कुछ मिलकर अब इसका वहाँ के जो सियालकोट के अवामी हल्के हैं वो इसको किस तरह देख रहे हैं सारी सूरत हाल को? जी सियालकोट के अवामी जो शहरी हैं काफी लोगों से मेरी बात हुई है जिनका कहना था कि डॉक्टर फरदौस साहबा ने बिलाशुबा अवाम के लिए ये बात की है और लेकिन उनका तरीकाकार जो था ना वो दुरुस्त नहीं था।
और शहरियों का ये भी कहना है कि जो सरकारी अफीसर हैं वो भी अवाम की खिदमत का हल्फ लेकर आते हैं, लेकिन वो आकर और फौरन कह रहे हैं कि सियालकोट में पीटीआई भी तकसीम है, सियालकोट के शहरी भी तकसीम है, इशू जो है वो सियासी भी है, इसमें साथ भी दिया जा रहा है और इसमें जो प्रोटोकॉल है वो भी इसमें मैटर करता है। बहुत बहुत शुक्रिया साद, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर आए और इस वक्त मैं बहुत ही मशहूर हूँ, याशुजा साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आप ब्यूरो चीफ हैं, ब्यूरोक्रेसी को कवर करते हैं। ये चीफ सेक्रेटरी बीच में कूद पड़े और चीफ सेक्रेटरी के बीच में आने से ऐसे ये लग रहा है कि जैसे अब ये एक सियासी मामला, मरियम नवाज का मामला, पीटीआई की हुकूमत का मामला, एक मामला पीटीआई की हुकूमत के अंदर जो है आपका जो हमारे नुमाइंदा बता रहे थे उसका मामला, और तीसरा मामला आपकी ब्यूरोक्रेसी और सियासी हुकूमत का मामला। नजम साहब, पहले तो बात शुक्रिया। मैं आपको बताऊं ये मामला हुआ क्या। मामला ये हुआ कि जब आपने ये वहां पर ये इशू बना तो जो पीएस ऑफिसर्स हैं यानी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो पहले डीएमजी ऑफिसर्स कहलाते थे, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट सर्विस, इन्होंने फौरी तौर पर जो इनके बड़े थे ये एक फैमिली की तरह मूव करते हैं। जब भी ऐसा कोई इश्यू आए तो ये फैमिली की तरह मूव करते हैं। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी पंजाब से रब्ता किया और उन्होंने कहा जी कि ये इंतहाई नाकाबिल बर्दाश्त रवैया था। असल में मसला यहाँ से पैदा हुआ ना कि वीडियोस बन रही थी, कैमरास मौजूद थे, हाँ, और वो बाकायदा दौरा कर रही थी और दौरे के दौरान उन्होंने ये कमेंट्स दिए। बिल्कुल, और उसमें एक नाजेबा लफ्ज भी उन्होंने बोला। अच्छा, उन्होंने इस पे उनका अपनी बड़ी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और उनसे कहा कि अगर इसका नोटिस ना लिया गया तो फील्ड अफसरान, ये मैं आपको ज़राए से बता रहा हूँ, उनका ये फील्ड अफसरान फिर फील्ड में काम नहीं करेंगे इन हालात में, जबकि कोरोना भी है, गर्मी भी है, रमज़ान भी है, हमारे फील्ड अफसरान एक टांग पे खड़े हैं, इस हालत में हम काम नहीं करेंगे। यानी कि बकायदा धमकी दे दी गई। जी बिल्कुल। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने एक तो वो खुद भी इस पे काफी नालान थे कि क्योंकि डॉक्टर साहबा ने जो लफ्ज बोला था किस डैश डैश ने तुम्हें यहाँ पे पोस्टिंग दी है, तो वो डैश डैश तो चीफ सेक्रेटरी पंजाब है। उन्होंने फौरी तौर पर चीफ मिनिस्टर लगाएंगे, चीफ सेक्रेटरी ऑर्डर करेंगे उसके ऊपर, सही है। उन्होंने फौरी तौर पर वज़ीर पंजाब से रब्ता किया और इन तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, जिस पर उन्होंने कहा कि जी मैं इस पे फौरी बयान इशू करता हूँ। उससे पहले चीफ सेक्रेटरी ने बयान इशू किया, मज़म्मती बयान था उनका कि जी इस रवैये की मज़म्मत करते हैं, उसके बाद वज़ीर पंजाब का था। लेकिन अब से कुछ देर पहले डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की चीफ सेक्रेटरी पंजाब के साथ वज़ीर पंजाब से मुलाकात हुई। सुबह से वो टाइम मांग रही थी वज़ीर पंजाब से, उन्होंने वहाँ पे ये रिपोर्ट पेश की है और उस रिपोर्ट के बाद वज़ीर पंजाब ने चीफ सेक्रेटरी से इस पर रिपोर्ट मांग ली है, जो उन्होंने वहाँ के बाजार की रिपोर्ट पेश की कि वहाँ पे अशिया ज़रूरिया नाकस थी, बार बार उनको बुलाने पर वो नहीं आई, जब आई उनसे पूछा गया तो वो आगे से उनका रवैया दुरुस्त नहीं था। ये उस पर तो उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब कर दी। लेकिन नजम साहब, इस पर बड़ा अहम सवाल खड़ा होता है, क्या सिर्फ पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसरान की इज्जत है, बाकी किसी अफसर की इज्जत नहीं? मैं सिर्फ एक वाकया सुनाऊंगा, एक वाकया, बहुत सारे वाकयात ऐसे। मुल्तान जेल का विजिट करते हैं वज़ीर पंजाब चंद माह कबल और एक पंखा आहिस्ता चलने पर सुप्रीम जेल के वहां पर ठीक ठाक सर्जनिश होती है और उसको मुअत्तल कर दिया जाता है, जबकि उस वक्त आईजी जेल खाना जात पंजाब और दीगर अफसरान वहां मौजूद स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला सलमान गनी को बताते हैं कि इस जेल के तमाम पंखे डोनेशन पे लगे हुए हैं। तो फिर इस पे सर्जनिश कैसी या इस पे मुअत्तली कैसी? ये जो है ऑफिसर्स का एक ऐसा ग्रुप है जो बिल्कुल मुत्तहिद हैं और ब्यूरोक्रेसी में एलीट क्लास है और आप समझे कि सिर्फ उनकी ही इज्जत है। मैं बिल्कुल कंडेम करता हूं, ये वाकया ऐसा नहीं होना चाहिए, अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, ये अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, लेकिन ये किसी के साथ भी नहीं होने चाहिए। सबकी इज्जत है, सब इज्जतदार है। लेकिन अगर मैं आपको बड़ी अजीब बात बताता हूं कि इसमें डॉक्टर्स की कम्युनिटी जो है वो भी खुल के आ गई। वो कहते हैं यही ब्यूरोक्रेट जब डॉक्टरों के साथ बिहेव करते हैं। बिल्कुल, तो मैं यही आपसे अर्ज कर रहा था कि एक डॉक्टर का जो नबील अवान साहब के साथ मामला हुआ है कि उनके मरीज को प्रोटोकॉल ना देने पर उसको नौकरी से निकाल दिया गया, तो इसका मतलब उसकी तो नौकरी ही नहीं है, इज्जत तो छोड़े, इज्जत तो नौकरी से नहीं निकाला गया। इसी तरह ये जो मैं सुप्रीम जेल अरशद वड़ैच की आपको बात कर रहा हूं, साहब के पेशेंट को प्रोटोकॉल नहीं दिया गया, नहीं दिया गया और उसको नौकरी से निकाल दिया गया और चीफ सेक्रेटरी साहब ने इसको बकायदा ब्रेक किया हमारे खबर को और उसके चीफ सेक्रेटरी ने उसके ऊपर उनको बहाल कर दिया, इंटरवीन करके कर दिया। अब यही सुप्रीम जेल अरशद वड़ैच लोगों से भीख मांगकर पूरी जेल में पंखे लगवाता है और एक पंखा अगर सही नहीं चल रहा और कैदियों ने शिकायत कर दी तो उसको मुअत्तल कर दिया जाता है। तो क्या उस वक्त स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला सलमान गनी का काम नहीं था कि बताता कि जनाब ये तो भीख के पंखे हैं, सरकार का तो एक पैसा भी नहीं लगा हुआ? जब आप ये रवैया अख्तियार करेंगे कि बॉस को खुश करने के लिए बॉस के मुंह से ऑर्डर निकल गया, अब चाहे इसकी गर्दन उतार दो, ये कर दो, तो फिर आपके साथ भी ये होगा। ये चीज भी तस्लीम की जानी चाहिए। अगर चाहे मैं बता रहा हूं कि मैंने इस पर एक ट्विटर पर पोल दिया, उसमें मुझे 81% जो है सोनिया सदफ की हमायत मिली और 19% जो थे सिर्फ
सिर्फ फरदौस आशिक अवान साहिबा के हमायती मुझे वहाँ पर नज़र आए बाकायदा पोल के अंदर। लेकिन जब हम इतवार बाज़ारों के, रमज़ान बाज़ारों के, सस्ते बाज़ारों के हालात देखते हैं तो वहाँ पर हालात ठीक नहीं। हमारे नुमाइंदा भी हमें बता रहे थे कि एसी साहिबा को ये इल्म नहीं था कि 2 किलो चीनी दी जानी है, उसका हुक्म दिया जा चुका है, 1 किलो चीनी दी जा रही थी। एसी साहिबा ने जो जवाब दिया कि ख़राब फल इस वजह से है कि गर्मी में जो है वहाँ पर गर्मी की वजह से हो गए, तो इसका मतलब यह है कि कुछ ब्यूरोक्रेसी को भी खींचना ज़रूरी है, लेकिन इस तरह नहीं खींचना चाहिए। रजत साहब, बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि डॉक्टर साहिबा का रवैया ठीक नहीं था, लेकिन जब ये रवैया दूसरे कैडर के अफसरान जो कि आप समझ लें मस्कीन यतीम कैडर कहलाते हैं उनके साथ इससे भी ज़्यादा जब किया जाता है इसी सियासतदानों की तरफ से, इन्हीं सियासी आकाओं की तरफ से, उस वक्त ये स्टैंड क्यों नहीं लेते हैं? उस वक्त क्यों नहीं कहा जाता कि ये एक, अगर फर्ज करें सुप्रीम जेल अपने लोगों से मेहनत करके पंखे पूरी जेल के लगवा देता है लाखों करोड़ों रुपए के, अगर उनमें से एक खराब है तो क्या नहीं इनका काम नहीं उनको बताना कि जनाब इन पे तो आपका एक पैसा नहीं खर्च हुआ, इसको तो अवार्ड दें, इसको तमगा दें? यही मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि इस तरह के जेल के अंदर कैमरा कोई नहीं था, वो चीज सामने नहीं आ सकी, ये चीज सामने आ गई, ये सामने आ गई, बहुत बड़ा इशू बन गया। बहुत बहुत शुक्रिया यस। लेकिन एक आखिर मुझे बताइएगा इसका मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है इस तनाज़े का आपको? नजम साहब, एक बहुत, अभी मैं जहां बैठा था तो वहां पर पीटीआई के एमएनए बैठे थे और उनसे इसी पे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि आप हिस्ट्री, और वो बड़े सीनियर एमएनए हैं, उनका हिस्ट्री उठा के देख लें, जब भी आप पंजाब में कमजोर वजीरा लगाएंगे वो अपनी वफाकी हुकूमत को लेकर डूबेगा। बात मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि वज़ीर पंजाब को इस पर डिसाइसिव रोल लेना चाहिए। अगर डॉक्टर फरदौस आशिक अवान का रवैया गलत है तो उनकी सरजनिश बनती है। अगर वहाँ पर हालात, और हालात वाकई ऐसे हैं रमज़ान बाज़ारों के, आप चलें लाहौर में चलें, किस रमज़ान बाज़ार में आप कहते हैं मैं आपको ले चलता हूँ, वहाँ पे आप हालात देख लें क्या है, चीनी कैसे मिल रही है, अशिया जो ज़रूरिया हैं, वो फल हैं, वो सब्जियाँ हैं, वो कोई भी हैं, उनके हालात क्या हैं। तो अगर उन्होंने, उनका रवैया गलत था, बात वो ठीक कर रही थी लेकिन गलत तरीके से कर रही थी। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया। याशुजा साहब ने कंक्लूड कर दिया इसको, उन्होंने कहा कि बात वो दुरुस्त कर रही थी, वाकई मामला। इससे पहले हमारे जो राजा साद सईद हैं नुमाइंदा, वो भी बता रहे थे कि वहाँ पर चीनी का इशू था, नहीं मिल रही थी, फल ठीक नहीं थे, इंसामात ठीक नहीं थे, प्रोटोकॉल, अब मुझे नहीं पता कि हमें प्रोटोकॉल की हमायत करनी है नहीं करनी, वहाँ पे मौजूद होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था, लेकिन एक गुस्सा ये भी था। एक गुस्सा ये भी है कि उस्मान डार साहब की सपोर्ट है। उस्मान डार साहब जो हैं सोनिया बीबी के सिफारशी हैं। सोनिया बीबी जो हैं फरदौस आशिक अवान साहिबा के लोगों के चालान करती हैं। एक शिकायत ये भी है, गुस्सा ये भी है, फिर वो साथ नहीं चली। ये सब चीज़ें मिलकर एक बड़े सियासी तनाज़े का बायस बन गई हैं। वो सियासी तनाज़ा जिसमें मरियम नवाज़ भी कूद पड़ी हुई हैं, वो सियासी तनाज़ा जिसमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी कूद पड़े हुए हैं। अब देखना यह है कि इसका मंतकी नतीजा क्या निकलता है। लेकिन बहरहाल मैं ये कहूँगा कि ये एक माजरत के साथ शायद लफ्ज़ सख्त हो जाए, लेकिन ये एक बदतमीज़ सियासतदान और एक नाअहल ब्यूरोक्रेट की लड़ाई है। ये दोनों सच्चे हैं और दोनों झूठे हैं। इस वक्त मैं ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद आपको लाहौर के एक अहम इशू की तरफ ले चलूँगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, अब बात करेंगे लाहौर के एक अहम इशू के हवाले से, और अहम इशू ये है कि लाहौर एक मरतबा बड़ी बुरी तरह कचरा कुंडी बना था। दिसंबर की बात है जब अल बेराक और ऊस पाक के साथ लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुआहदे ख़त्म हुए थे और पुलिस कार्रवाई के ज़रिए तमाम चीज़ें कब्ज़े में ली गई थी। एक बड़ा तनाज़ा बना था जो कि सफारती सतह पर भी उठाया गया था। वो अपनी जगह पर सारे मामलात चलते रहे और हुकूमत की तरफ से बार बार डेडलाइंस दी जाती रहीं कि हम कूड़ा उठाने के लिए एक मुतबादल सिस्टम बनाएंगे जो शहबाज शरीफ दौर के मुकाबले में ना सिर्फ बेहतर होगा बल्कि बहुत ज़्यादा सस्ता भी होगा। लेकिन इसके बावजूद अब कई माह गुजरने के बावजूद मुझे अपने शहर में कूड़े के ढेर नज़र आते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर कूड़ा पड़ा हुआ नज़र आता है। इसके बावजूद कि मैं जब लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ज़िम्मेदारान से बात करता हूं तो वो कहते हैं कि हमने इस सिलसिले में एक आर्जी इंतज़ाम कर लिया है, कॉन्ट्रैक्टर्स को फाइनल कर लिया गया है, उनको जिम्मेदारियां दे दी गई हैं और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में आपको कूड़ा उठाते हुए वो नज़र भी आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जब देखा जाता है तो हमें मुख्तलिफ जगहों पर कूड़े के ढेर अभी तक नज़र आते हैं। अब बात सिर्फ कूड़ों के ढेर की नहीं है बल्कि बात इससे थोड़ी सी आगे है। वो ये है कि एक तवील अरसा हुआ लाहौर में हमने अपने कंटेनर्स पर भी ये लिखा हुआ देखा था कि कूड़े को आग लगाना मना है।
कूड़ा हम ज़ाया नहीं कर सकते थे, उसको जब उठा नहीं सकते थे, मैं आज से कम से कम 10, 20, 25 बरस पुरानी बात कर रहा हूँ, तो कूड़े के ढेर को आग लगा दी जाती थी। इस तरह एक बहुत बड़ा कूड़े का जो ढेर होता था वो छोटे सा राख के ढेर में बदल जाता था और आहिस्ता आहिस्ता वो राख जो थी वो वहाँ से हवा के ज़रिए उड़ जाती थी और कूड़ा यूं समेटा जाता था। एक तरीकाकार ये भी इस्तेमाल किया जाता था, खुद कंटेनर्स के अंदर भी आग लगाई जाती थी। लेकिन उसके बाद माहिरीन माहौलियात सामने आए और उन्होंने सख्ती के साथ वार्न किया, उन्होंने खबरदार किया, उन्होंने कहा कि कूड़े को आग लगाना इंतहाई ख़तरनाक है, इंतहाई गलत है, ये आग नहीं लगाई जानी चाहिए। उसके बाद अलबेराक और ऊज़ पाक का सिस्टम महंगा था लेकिन इतना फुल प्रूफ था कि वो दिन में 2 मरतबा जब कूड़ा उठाते थे तो उसके बाद इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रह जाती थी कि कूड़े को किसी जगह पर आग लगाई जाए। लेकिन अब एक मरतबा फिर जो है पोश एरियाज़ की खूबसूरत सड़कों पर जहाँ हमें कूड़ा नज़र आता है वहाँ हमें कूड़े को आग लगी हुई भी नज़र आती है। इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि छोटी छोटी जगह हैं, मुख्तलिफ सड़कें हैं, वहाँ पर कूड़े को आग लगा दी जाती है। खूबसूरत सड़क, आपको ये देखिएगा, ये गुलबर्ग की खूबसूरत सड़क है, उसके किनारे पर आपको कूड़ा भी नज़र आ रहा है और कूड़े को लगी हुई आग भी नज़र आ रही है। ये जो इलाका इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ समझा जा सकता है। मैं जब इस इलाके की बात करता हूँ तो यहाँ पर जो रुकन कौमी असम्बली हैं वो शफकत महमूद साहब हैं जो कि वफाकी वज़ीर तालीम है और इसके साथ जो MP हैं वो मुराद राज साहब हैं जो सूबाई वज़ीर तालीम है। तो 2 वज़ीर हैं, वफाकी वज़ीर हैं, सूबाई वज़ीर है, उनका इलाका है, पोश एरिया है, नया लाहौर हम कह सकते हैं कि जो नया पाकिस्तान बनना था ये उसका नया लाहौर है। तो उसमें ये सूरत हाल है। यहाँ पर हमें मुख्तलिफ जो है हमारे नाज़रीन भी निशानदेही करते रहते हैं। हमारे पास जो एक मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। हम शहरी हैं एक आसिफ साहब, उन्होंने एक वीडियो बनाई है और उन्होंने इसके साथ एक कमेंट्री भी की है। उन्होंने जब लाहौर के पोश एरिया में लगी हुई आग को देखा और वहाँ पर जो हालात थे उसको उन्होंने न सिर्फ वीडियो बनाई बल्कि उस पर उन्होंने कमेंट भी किया। मैं इस पर बात करूंगा लेकिन इससे पहले मैं आपको तारीफ करवाता चलूं कि अहमद कुरैशी हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अहमद हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, शहर के मामलात को बहुत बेहतर तौर पे समझते हैं, जानते हैं। इनसे हम जानेंगे कि ये कहाँ पर खड़ी है इस वक्त लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, ये कूड़ा कितना उठाया जा रहा है, लाहौर में कूड़ा है कितना, इस वक्त निज़ाम है क्या। लेकिन आइए अहमद, पहले हम अपने जो शहरी हैं उनकी तरफ से भेजी हुई वीडियो को देखते हैं। मैं आसफ जराल और ये है शेरपा पुल। शेरपा पुल से ये एम आलम रोड स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे कूड़े का बहुत बड़ा ढेर है, ये आप देखें। और ये सुबह सुबह सफाई तो हो रही है यहाँ पे, मगर कूड़ा चौके उठाने की सख्त नहीं है हुकूमत पंजाब में। ये देखें यहाँ पे आग लगाई जा रही है और हुकूमत पंजाब के बनाए हुए रूल हैं जिसके तहत कूड़े को आग लगाना जुर्म है। तो अब ये जुर्म कौन कर रहा है मैं कुछ नहीं कह सकता, ये आप लोगों ने सोचना है, ये आप लोगों ने देखना है और आप लोगों ने इस पर गौर करना है कि ये आग कौन लगा रहा है और क्यों लगा रहा है। क्या जिनमें कूड़ा उठाने की सख्त नहीं है, क्या वो तो नहीं यहाँ पे आग लगा रहे? और आग लगाना जुर्म है, ये स्मोक का बायस बनता है, ये माहौलियाती आलूदगी का बायस बनता है। तो आप देखें और ये देखें, ये जो गन्ने का रस निकालते हैं उठा के यहाँ पे ला के फेंक देते हैं, जबकि ये कूड़ा डिस्पोज ऑफ करना उनका अपना काम है। ये आप देख लें जी, माहौलियाती आलूदगी में ये इजाफा। और ये दीवार देखें और ये सब यहाँ पे खड़े हैं, ये कहते हैं जी मुझे नहीं पता किसने आग लगाई है, ये आग कूड़े के बीच में आ जाती है, ये जवाब मुझे दिया जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं, ये सारी दीवार काली हो चुकी है। और यहाँ पर ये गवर्नमेंट की एक ज़माने में वर्कशॉप होती थी और शहबाज शरीफ दौर में यहाँ पर एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाने का ऐलान भी किया गया था, मगर चूँकि अब नई हुकूमत आ चुकी है तो वो ऐलान अब ख़त्म हो चुका है।
जी नानी, ये वो वीडियो जो हमें भेजी गई और हम आपको दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि इसमें, इससे पहले कि अहमद मैं आपको डिटेल में जाऊं, मुझे एक चीज इसमें और नजर आ रही है। कूड़ा जो है कंटेनर के अंदर नहीं है, कूड़ा जो दीवार के साथ बिखरा हुआ है, लंबी लाइन लगी हुई है जिसको आग लगी हुई है। सबसे पहले उस पर भी डिस्कस करेंगे, शहरियों की जिम्मेदारी पर भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले बात करनी है हमने थोड़ी सी हुकूमत के हवाले से। ये जो दिसंबर में मसला शुरू हुआ था कि कूड़ा जो है वो उठाना है और उसके लिए कंपनी अलबेराक उज़्बाक उसको हमने देश निकाला दे दिया था, अब क्या सिस्टम है, क्या इंतजाम हो गया है, नहीं हुआ, क्या सूरत हाल है? देखिए नजम साहब, इसमें दो चीज़ें हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं, जिस तरह बैनुल अक़वामी कंपनियां थी हमारी, वो तो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ, उसके बाद उनकी जगह प्रोबेशन पीरियड पे कुछ कंपनीज को लाया गया। इवन के जब वो प्रोबेशन पीरियड में ही कोशिश की गई कि वासा, एलडी और दीगर जो इदारे हैं उनके पास जो मशीनरी है, ट्रक है, लोडर, पिकअप्स वगैरह हैं, उनको इस्तेमाल किया जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं रहा क्योंकि ऑलरेडी वो लोग भी काम कर रहे हैं। लेकिन अब 9 जोन हैं जो उसमें ये इन्होंने 6 महीने के लिए जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट दिया है। लोकल जो लोग हैं वो कूड़ा उठा रहे हैं। यहाँ पर एक सेकेंडरी कलेक्शन है जो उसके अलावा प्राइमरी कलेक्शन है। इस असल इशू है, देखिए कूड़ा यहाँ से उठाने का मकसद ये था, जो एक इसकी थीम थी, कूड़ा यहाँ से उठा के डंपिंग साइट पर ले जाया जाएगा, उससे एनर्जी जो है वो बनाई जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि डंपिंग साइट वो आप यकीन करें कि वो भर गई है, अब और मज़ीद गुंजाइश है ही नहीं। लेकिन वहां पर उससे एनर्जी का या जो मुतबादल तवानाई का जो एक मैकेनिज्म बताया गया था कि बाकायदा जो है, जब हम रिंग रोड के साथ उस लोकेशन को देखते थे, वहां पर शजर करवाई गई थी, उसके ऊपर वो बताया गया था यहाँ से हम कुछ बर्स, तो उन्होंने बहुत ज्यादा बताए थे, 20-25 बर्स के बाद हम यहाँ से बाकायदा गैस पैदा कर सकेंगे इस कूड़े से। नहीं, ये वो डंपिंग साइट जो है 20 बरस बाद तो नहीं, ये तो एक प्लान ही था कि यहाँ से कूड़ा उठेगा, वहाँ जाएगा और वहाँ पर एनर्जी जो है वो जनरेट की जाएगी। लेकिन ऐसा बदकिस्मती से मुमकिन नहीं हो सका। इसके अलावा जब बात करते हैं हम लाहौर शहर के सड़कों की, प्राइमरी कलेक्शन जो कूड़ा घरों से निकल के पॉइंट्स तक आता है, तो यकीनन उसमें भी ताखीर का सामना है। उन लोगों को, जिन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, उस तरह से एक्सपीरियंस नहीं है। कोशिश की जाती है, जो CEO है LWMC इमरान अली सुल्तान, वो अपने तौर पर भी कोशिश करते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मैंगल जो हैं वो भी खासे मुतहरिक है, और अभी जो चेयरमैन बनाए गए, नूरुल अमीन मैंगल साहब ने चेयरमैन इनको बनाया, अमजद अली अवान, ये भी एक पढ़े लिखे शख्स हैं और कोशिश की जा रही है। लेकिन असल चीज़ ये है कि ना तो इनके पास उस तरह से मशीनरी मौजूद है, वर्क फोर्स तो है, लेकिन अब वो कितना कर लेगी जब तक मशीनरी है बर वक्त। आप यकीन कीजिए कि मैंने खुद CEO LWMC को 2 दफ़ा कहा कि आप अपने जितने भी कंटेनर्स रखे हुए हैं वहाँ पे टाइम लिखें उनके ऊपर, ताकि शहरियों को पता हो कि किस टाइम पे यहाँ पे कूड़ा उठाया जाएगा, सुबह का क्या औकात होंगे और शाम में क्या औकात होंगे। आप ये देखिए कि अगर ये इस तरह से कर लेते तो यकीनन बहुत ज़्यादा बेहतरी आती। लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि जो रेडी ये लेते हैं, इनके वर्कर्स वो कूड़ा लेके आते हैं, वो अब उस रेडी को उठा के तो वो डस्टबिन में नहीं डाल सकते। अल्टीमेटली क्या करते हैं, वो कूड़ा बाहर ही फेंक देते हैं। उनको पता होता है कि ट्रक आएगा, वो खुद ही उठा लेगा, यहाँ से लोडर गाड़ी होगी साथ। लेकिन वो तो ज्यादा बड़ा मसला बन गया ना अहमद। आप देखें कि बजाय ये कि कंटेनर पड़ा हुआ है, उसको आपने गाड़ी के अंदर उल्टाना है, वो काम कितना थोड़ा है, और उसके मुकाबले में अगर पूरे सड़क पर पूरे कूड़ा बिखरा हुआ है, आपने उसको इकट्ठा करना है, उसको किसी चीज में डाल के फिर उसको आपने शिफ्ट करना है, तो ये तो आपका काम 3-4 गुना बढ़ गया। जी यकीनन ये एक मिसमैनेजमेंट है ना इनकी। इन्होंने अपने वर्कर्स को ये बताया ही नहीं है कि इस कूड़े को यहाँ पर, ठीक है शहरियों की भी जिम्मेदारी है अपने शहर को साफ रखने के लिए, क्योंकि हमारे मजहब में बाकायदा तौर पे ये सफाई को निस्फ ईमान करार दिया गया। आप कहते हैं कि आर्जी तौर पे जो है कॉन्ट्रैक्ट दिए जा चुके हैं, एक सिस्टम काम कर रहा है, अगर जो उतना एफिशिएंट नहीं है, बावजूद के मशीनरी वो नहीं है, एक्सपीरियंस वो नहीं है, पैसा उतना नहीं खर्च किया जा रहा, ये सारी चीजें उसको कर देते हैं। लेकिन एक जो मुझे बड़ा इशू इस वक्त नजर आ रहा है वो है शहर में मुख्तलिफ जगहों पर अब जो कूड़े को आग लगाई जा रही है। ये आग कौन लगा रहा है? हमें भी एक शहरी ने, आसिफ साहब ने ये वीडियो भेजी, उन्होंने कहा ये मुझे नहीं पता ये किन में कौन लगा रहा है आग, क्या ये खुद लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी लगा रही है कि कूड़ा ना उठाना पड़े, यहाँ से जल जाए, खत्म हो जाए, एक आपका फेरा खत्म हो जाए, बचत हो जाए, डीजल की बचत हो जाए, लोग लगा रहे हैं,
हादसे के तौर पे लग जाती है, इत्तफाकन लग जाती है, लेकिन इसके नतीजे में माहौलियात पे जो असर पड़ता है वो तो हमें बड़े अरसे से पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आपके माहौल की ऐसी तैसी हो जाती है इसके जरिए। ये क्या आग लगाने वाली ये चीज़ जो है, क्या लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के नोटिस में है? ये कौन कर रहा है, इसको कैसे रोक सकते हैं? देखिए, मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट का अमला खुद आग लगाता हो, क्योंकि आग लगाना कूड़े को एक जुर्म है। यहाँ पर हम ये ज़रूर देखते हैं कि ऐसे लोग जो इस तरह से शऊर नहीं रखते, अपना कूड़ा जो है वो ला के डालते हैं और एक तसव्वुर ये किया जाता है कूड़े को अगर आग लगा देंगे कूड़ा ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे जो एक बहुत ज़्यादा हमें नज़र आती हैं चीज़ें, उसमें अब प्लास्टिक वेस्ट होता है, इसके अलावा ग्रीन वेस्ट होता है, इवन के बच्चों के पैम्पर्स जो घरों में, चूँकि ये चीज़ें आम इस्तेमाल में होती हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब आग लगाते हैं तो यकीनन ख़तरनाक हद तक जो है सांस की बीमारियाँ। वीडियोस जो भेज रहे हैं, मैं इस पर थोड़ा सा, इकरा नईम हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की यहाँ पर नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं उनको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। इकरा ये बताइएगा, एक तो लाहौर में कूड़ा उठाने के हवाले से ये बार बार खबरें आ रही हैं कि आपने आरजी सिस्टम तो एक बना लिया है, लेकिन आरजी निज़ाम बनाने के बावजूद जो चीज़ हमें यहाँ पर नज़र आ रही है वो ये कि कूड़ा अभी तक सड़कों पर नज़र आता है। इसकी क्या वजह है? देखिए, इसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो कंटेनर्स की कमी है और उनका मौजूद ना होना है। इसको पूरा करने के लिए कंपनी की जानिब से इक़दाम किए गए हैं कि बहुत जल्द इसकी प्रोक्योरमेंट जो है वो प्रोसेस में है कि बहुत जल्द जब 6000 कंटेनर्स आ जाएंगे शहर में, तो कूड़ा जो ये सड़कों पे पड़ा हुआ नजर आता है वो उस तरह से नजर नहीं आएगा क्योंकि गंदगी के ढेर लगे होते हैं। LWMC की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर कूड़ा तो उठाया जाता है, लेकिन उसके बहुत ज्यादा नजर आने की बेसिक वजह यह है कि कंटेनर के अंदर मौजूद नहीं होता। जब कंटेनर में आ जाएगा तो प्रॉपर्ली एक जगह पे फिक्स पड़ा हुआ नजर आएगा जिसको उठाने में भी आसानी हो। देखिए, एक बहुत बड़ी वजह है, लेकिन इसके लिए हमारी ये वजह। दूसरा, हमारे शहरियों ने कुछ वीडियोस भेजी, हमने वो अभी दिखाई भी स्क्रीन के ऊपर, कि आग लगाई जा रही है। इफरा, आग क्यों लगाई जा रही है कूड़े को? उन्होंने ये भी शक जाहिर किया कि हो सकता है कि ये खुद मैनेजमेंट के कंपनी जो है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, वो खुद आग लगा रही हो ताकि कूड़ा ना उठाना पड़े। लेकिन कूड़े के ढेर को आग लगाना, उससे एक जो माहौलियाती आलूदगी पैदा होती है, उसका होना, ये आपके नोटिस में है। ये आग कौन लगा रहा है इसको? मैं आपको यहाँ पे क्लियर करती चलूँ, जो कूड़ा लगाना है, मैं अहमद फैज साहब की बात इत्तेफाक करूँगी, इसी में ऐड करूँगी कि ये कानून जुर्म है और लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत जो है इसके ऊपर FIR भी दर्ज हो सकती है। पहले वार्निंग दी जाती है और उसके बाद इसके ऊपर FIR भी दर्ज होती है। तो LWMC का जो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है वो इस हवाले से काम करता है। इससे एक तो इलीगल डंपिंग पे और दूसरा कूड़े को आग लगाने के लिए। ये हमारी तरफ से तो कतई नहीं लगाई जाती, लेकिन हाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कूड़े को आग लगा देते हैं इस वजह से कि उनको लगता है कि कूड़ा पड़ा हुआ नजर आ रहा है तो यहाँ पे उठाने कोई आएगा या देर से आएगा तो वो आग लगा देते हैं। ये हमने की तरफ से लगाया जाता है। लेकिन आप ये कह रही हैं कि जो आग लगाते हैं उन पर बाकायदा इसकी FIR दर्ज हो सकती है? बिल्कुल, लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत, लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत। और ये हमारी माहौलियाती आलूदगी जो है इसकी वजह से बढ़ सकती है। लाहौर पहले ही स्मोक का शिकार रहा, पूरी तरह शिकार रहा, तो इस पे आप बिल्कुल जो है इसकी हौसला अफजाई नहीं करते, इसकी सपोर्ट नहीं करते? बिल्कुल इसकी हौसला अफजाई नहीं करते, बल्कि हमारा इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट जो है वो बाकायदा निकलता है। पहले इन्वेस्टिगेशन होती है इसको लगा कौन रहा है ये आग, देन उनको पहले वार्निंग इशू की जाती है, लेकिन अक्सर उसके बावजूद भी बात नहीं आती तो देन FIR पे जाते हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका टेलीफोन लाइन पर आने का। मुझे बताइएगा कि लाहौर साफ सुथरा नजर आए, धुला हुआ नजर आए, इसके लिए अगर कोई टारगेट है तो हम कब तक ये अचीव कर लेंगे, ये जो हमारी कमी कोताही है ये भी दूर हो जाए? इंशाल्लाह आने वाले 2 से 3 माह के अंदर जो कि हमारे रिसोर्सेज हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। जितने भी प्रोक्योरमेंट है उसमें 950 की गाड़ियाँ, 6000 कंटेनर, हमारे वर्कर्स के रिफॉर्म से उनकी जो हिफाजती हालात होते हैं उनके लिए वो तमाम प्रोक्योरमेंट में है इस वक्त। 2 से 3 माह में ये पंजाब प्रोक्योरमेंट के तहत कवानीन के तहत चूंकि ये हो रही है तो वो प्रोसेस को कंप्लीट होने में 2 से 3 माह का वक्त दरकार है। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा, चीजें आना शुरू हो जाएंगी तो इंशाल्लाह शहर के हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इफरा नईम हमारे साथ मौजूद थी। आप कह रही है कि 2 से 3 माह लगेंगे और चीजें जो हैं बेहतर हो जाएंगी। यहाँ पर अहमद कुरैशी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। अहमद, किस तरह देखते हैं इस दावे को कि 2 से 3 माह लगेंगे? देखिए, ये 2 से 3 माह तो यकीनन ये हम सुन रहे हैं तकरीबन, मेरा ख्याल है पिछले 3 माह से, 6 माह से
चले 3 इतनी रियायत दे दें, 3 माह कर रहे हैं। दिसंबर से काम शुरू हुआ ना असल में, दिसंबर अभी जनवरी फरवरी चूंकि मार्च अप्रैल मई आ गया। पेपरा कवानीन के मुताबिक इन्होंने टेंडरिंग करनी है। हमें यह बताया गया था कि 4000 से ज़ायद जो कंटेनर हैं वो नए ख़रीदे जाएंगे, उसके अलावा मशीनरी नई ख़रीदी जाएगी, यूनिफॉर्म्स नए ख़रीदे जाएंगे। तो ये एक लेंथी प्रोसीजर है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि ईद उल ज़ुहा जो है उस पर क्या होगा, क्योंकि ये जो टाइम अभी बता रहे हैं 2 से 3 महीने, उसमें तो ईद उल ज़ुहा के बाद है और आप अभी इतना बर्डन है, तो जब बकरा ईद होगी तब आप बताइए कि क्या सूरत हाल होगी शहर की। चलें जी, अल्लाह खैर करे, जी। अल्लाह खैर करे। लेकिन इस वक्त वादे जो है नाज़रीन वो आपके सामने, और यहाँ पर आग लगाने की जो बात की जा रही है उसकी तरफ मैं आना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो आग लगाई जा रही है वो खुद लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुताबिक वो कानूनन जुर्म है, एक्ट के तहत, कानून के तहत जुर्म है, इस पर FIR दी जा सकती है, लिहाजा कूड़े को आग ना लगाएं। और दूसरी बात, यहाँ पर लाहौर को मुकम्मल साफ़ करने के हवाले से 2-2.5 माह 3 माह की बात की जा रही है। और इस वक्त जब हम रमज़ान के तीसरे अशरे की तरफ बढ़ रहे हैं, आज दूसरा अशरा ख़त्म होने जा रहा है, तो मैं जब हिसाब करता हूँ, जमा तफरीक करता हूँ, तो हमारे पास ईद उल अज़हा पर 2 महीने 20 दिन बाकी हैं। 2 महीने 10 दिन के बाद ईद आती है, बड़ी ईद आती है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर उस वक्त तक ये सिस्टम ना बना तो शहर में क्या मुसीबत पड़ सकती है, क्या मुश्किल आ सकती है। क्योंकि पिछली ईद पर तो आपके पास अलबेराग भी थी, उस पाक भी थी, इस वक्त नहीं है। तो दुआ करनी चाहिए कि अच्छा वक्त आए। एक और अहम शहर का अहम इशू है, उसको डिस्कस करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात करेंगे एक और अहम इशू के हवाले से, और इशू ये है कि लाहौर में नौजवानों के खेलों के जो मौक़े हैं और जो सहूलियात हैं वो कोई अच्छी नहीं हैं। ख़ास तौर पे मैं जब क्रिकेट ग्राउंड्स के हवाले से बात करता हूँ तो वो तो बहुत ही कम थी, और जब से हमारा मीनार पाकिस्तान का मंसूबा मुकम्मल हुआ और हमने वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत पार्क बनाया, हमें वहाँ पर क्रिकेट ग्राउंड्स भी ख़त्म हो गई। शहर की बहुत सारी क्रिकेट ग्राउंड्स जो थी पहले भी मुतासर हुई जब हम यहाँ पर कुछ तमीराती मंसूबे बना रहे थे। उसके बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने ही ऐलान किया था कि वो मुख्तलिफ़ इलाकों में नौजवानों की सेहत के लिए, उनकी तंदुरुस्ती के लिए कुछ ऐसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जहाँ पर हर किस्म की सहूलतें मौजूद होंगी। और मैं जब उन इलाकों को देखता था कि जहाँ पर वो बन रहे हैं तो मुझे उसकी बड़ी खुशी होती थी। ये 11 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाहौर में बनने थे जो आपको नज़र आ रहे हैं कि जिनकी तामीर शुरू हो चुकी भी थी। और उनमें जो इलाके मेरे सामने हैं उनमें सब्ज़ाज़ार का इलाका इसमें शामिल है, चाइना स्कीम है, ताजपुरा है, EME सोसाइटी थी, इसमें शादरा था, इसमें गुरु मांगट रोड पर था, इसमें कान्हा में था, इसमें सिंहपुरा पर एक बंदा था। जो इनमें से कई ऐसे हैं जिनमें 80 से 90% काम मुकम्मल हो चुका है। बाज़ जगह पे कंस्ट्रक्शन का काम 40% मुकम्मल हुआ है। और इस मंसूबे ने जो मुकम्मल होना था 2018 में मुकम्मल होना था, 2018 के मार्च के महीने में 2018 गुजर गया, 2019 गुजर गया, 2020 गुजर गया, 2021 इस वक्त मौजूद है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है इस पर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। हर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है अपनी जगह पे कोई 57 करोड़ रुपए का है, कोई 81 करोड़ रुपए का है, कोई 60 करोड़ रुपए का है, इस किस्म की इसकी लागत है। मैं यहाँ पर प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ अहमद कुरैशी एक मरतबा फिर मौजूद है, उनकी तरफ जाना चाहूँगा। अहमद से जानना चाहूँगा कि इस वक्त हमें जो लाहौर के 11 इलाकों में अहमद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिलने थे, वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ पर हैं, किस पोजीशन में हैं, क्यों मुकम्मल नहीं हो रहे? देखिए, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जिस तरह अभी आपने बताया कि 2018 में जो है मुकम्मल होना था, लेकिन अभी तक जो है वो मुकम्मल नहीं हो सके। और इसके अलावा आपने खुद ही ये भी बताया कि किसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का 40% काम हुआ है, किसी जी, आपकी डिटेल्ड खबर मेरे पास मौजूद है जो कि नई बात अखबार में शाया हुई। तो सूरत हाल ये है कि LDA हुकाम का उस तरह से इंटरेस्ट ही नहीं है इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है 11 जो कौमी असम्बली के हल्के थे उनमें बनाने का मकसद ही ये था, चूँकि एक तो ऑरेंज ट्रेन बनी, उसके अलावा और जो जिस तरह ग्रेटर इकबाल पार्क में हमारे बहुत कदीमी ग्राउंड हुआ करते थे, तो उसका अल्टरनेट PMLN ने ये सोचा था कि हम 11 जो कौमी असम्बली के हल्के हैं वहाँ पर ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जहाँ पर न सिर्फ मर्द और बल्कि ख़वातीन जो हैं वो भी, नौजवान लड़कियां भी मुख्तलिफ जो खेल हैं वो खेल सकेंगी, जिसमें टेबल टेनिस है, बास्केटबॉल है, स्विमिंग पूल्स हैं, ये सब अलग अलग ख़वातीन और मर्दों के लिए अलग अलग बनना था। लेकिन 6 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ऐसे थे जिनमें LDA ने बग़ैर मंजूरी के ही जो है उसमें चेंजेस ला दी, जिसके बाद उसका 1 अरब से ज़्यादा जो है उसमें इजाफा हो गया उसकी फ़ंड्स में। दिलचस्प बात यह है कि 2019 दिसंबर में
एक टेक्निकल कमेटी तश्कील दी गई पीएनडी डिपार्टमेंट की जानिब से और जो दीगर जो डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व थे इसमें उनकी जानिब से कि आखिर क्या वजह है, इसकी लागत में इजाफा क्यों हो रहा है। तो उसमें सिफारिश जो है वो उन्होंने देनी थी। कमेटी रिपोर्ट में ये बताया गया कि मीनार पाकिस्तान स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो है उसकी लागत में 24 करोड़ रुपए इजाफे के साथ 57 करोड़ और 81 जो है रुपए से 81 करोड़ तक पहुंच गया। यानी कि इन्होंने 57 करोड़ से 81 करोड़ पे जी बिल्कुल, इन्होंने अप्रूवल्स नहीं ली, वो खुद अपने तौर पे चेंजेस करते गए। अब सूरत हाल ये है कि ये एक बहाना बनाते हैं एलडीए हुकाम जो हैं कि हमें गवर्नमेंट फंड नहीं दे रही, गवर्नमेंट कह रही है कि आप अपना किबला दुरुस्त करें, आपने इतना पैसा इसमें लगा दिया, वो कहाँ है। इस तरह के मामला हैं जिस वजह से मनसूबा जो है ना कटाई का शिकार है और जिंदा दिलाने लाहौर जो है वो खेलों की सरगर्मियों में जो है उस तरह से महरूम है, चूंकि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स थे। सही। और इसमें मैं देख रहा था कि बास तो आप बता रहे हैं कि शायद 80% और 90% तक मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन उनको खोला नहीं जा सकता हूं क्योंकि उनमें जो 10% काम है वो फिनिशिंग का है, उसको पूरा करने का है। सर ये सिविल वर्क्स जो है ना ये मुकम्मल हुआ है ना, अभी तो आप देखिए कि आपको ढांचा नजर आएगा उसमें अभी इस वक्त फुटेज भी हम दिखा रहे हैं जी बिल्कुल जी। तो ये चीजें हैं, अब मुकम्मल होगा उसके बाद जो है इसका इनॉग्रेशन होगा, लेकिन असल सूरत अच्छा जिम्मेदारी किस पे आयद करें। बात लोग कहते हैं, एक तरफ बात करते हैं तो वो कहते हैं कि सूबाई हुकूमत जो है वो मुखालफत की वजह से कि ये नवाज लीग के दौर के प्रोजेक्ट्स हैं, इस वजह से हम इनको पैसा नहीं देना चाहते, उस पर डाल देते हैं। दूसरी तरफ हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से बात कर रहे थे, वो हमें बताते हैं कि भाई इसके अंदर करप्शन भी है, पैसा गायब भी हुआ है और इसमें एलडीए ने भी ताखीर की है। तो किसकी बात पे यकीन करें? देखिए हम चूंकि सूबाई हुकूमत का मामला फंड देना ना देना एलडीए के साथ है ना, अब हम तो यही कहेंगे कि एलडीए की ये एक आप समझ लें कि नेग्लिजेंसी है जिस वजह से मंसूबे मुकम्मल नहीं हो पाए, उसमें इनकी जो है ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए जिस वजह से मंसूबे जो हैं वो अभी तक हवा में लटक रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ज़्यादा रोल एलडीए का बनता है। क्या लगता है अहमद के ये मुकम्मल होने के इम्कानात हैं या अभी लटका रहेगा ये मामला? जी मुझे तो नज़र आ रहा है ये लटका ही रहेगा मामला जनाब। ये एक नज़ीर बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जब हम इनकी कीमतों की तरफ देखते हैं, मैं अपने अहमद कैसर का शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ पर हमारे साथ प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। और नाज़रीन जब हम देखते हैं कि जो 11 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स थे, अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर में वाकई ही सेहतमंदाना जो सरगर्मियों की गुंजाइश है वो कम से कम होती चली जा रही है। हमारी जो ग्राउंड्स थी, ग्रेटर इकबाल पार्क बना, क्रिकेट की ग्राउंड्स थी, वहाँ पर हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के क्रिकेटर्स वहाँ से हमने दिए और वो ग्रेटर इकबाल पार्क का हिस्सा बन गई। बाद में जब ऑरेंज लाइन बनी, जब आपकी मेट्रो बनी, बहुत सारी ग्राउंड्स उस मौके पर तबाह हुई और उनमें से कुछ ऐसी हैं जो बहाल भी नहीं हो सकी पूरी तरह। अब लाहौर के नौजवान जो हैं वो किस तरफ अपनी कहाँ जाएंगे? अगर ये बन जाते तो ठीक है, क्रिकेट तो यहाँ पर शायद उस तरह ना हो पाती, लेकिन जिम्नेजियम थे वहाँ पर, टेबल टेनिस कोर्ट थे, शतरंज थे, स्नूकर हॉल्स थे, स्क्वाश कोर्ट थे, बास्केटबॉल कोर्ट्स थे, लॉन टेनिस के कोर्ट्स थे, बैडमिंटन के लिए स्विमिंग पूल्स थे, चिल्ड्रन प्ले एरियाज थे, जॉगिंग ट्रैक्स थे, इस किस्म के डाइनिंग हॉल्स थे, काफ़ी चीज़ें थी जो इसके अंदर मैं इसकी डिटेल को पढ़ रहा हूँ तो वहाँ पर मौजूद हैं। तो अगर आप लाहौर में 11 मुकामात पर इस तरह के बना देते हैं और सरकार इनको कंट्रोल करती है, नौजवानों से मुनासिब चार्जेस करते हुए, मुनासिब पैसे लेते हुए उनको सहूलतें फराहम कर देती है खेलने की, तो इससे यकीनी तौर पर जराइम में कमी होगी, मंशियात के इस्तेमाल में कमी होगी, नौजवान जो है उनमें एनर्जी बढ़ेगी, उनके अंदर सेहतमंदाना जो है एक आप एक्टिविटीज़ की राह हमवार करेंगे। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो खुद को नौजवानों की हुकूमत कहती है, उनकी नुमाइंदा हुकूमत कहती है, उसको कम अज़ कम बाकी मनसूबों पर जो मर्जी करते रहें, ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जरूर बनाने चाहिए। मेरी उनसे बड़ी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसको ना लटकाएं, जैसे अहमद कह रहे हैं कि लटकाए जा सकते हैं, ना लटकाएं, इनको मुकम्मल कर दें, उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। और इस पे चाहे फीता जो मर्जी काटे, इस पे उस्मान बुज़दार साहब काट लें, फरदौस आशिक अवान साहबा काट लें, कोई काट ले, हमें उससे किसी को भी इससे कोई गर्ज नहीं होगा। यकीनी तौर पे उनकी हुकूमत में मुकम्मल होंगे तो इफ्तिताह उनका हक होगा, लेकिन इसको मुकम्मल ज़रूर करें। उनसे एक बड़ी हम्बल सी रिक्वेस्ट है लाहौरियों की तरफ से। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़। राम